नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। विपक्ष के विरोध के बावजूद नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से सरकार ने पास करा लिया है, लेकिन अब ये मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। कई संगठनों ने नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। इस बीच पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूर्वोत्तर के लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति पर आंच नहीं आने दी जाएगी। आखिर क्या कारण है कि एहतियात के तौर पर पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में इंटरनेट की सेवाओं को रोकना पड़ा है? असम की हिंसा के पीछे का कारण क्या है? क्या इनर लाइन ऑफ परमिट पर क्या असर पड़ेगा, या कुछ राजनीतिक पार्टियां और संगठन इस मसले पर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे अपने विशेष मेहमानों से। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जिस तरह से हमने देखा जो विरोध हमें दोनों ही सदनों में इस विधेयक को लेकर पास कराने के दौरान दिखाई दिया, जिसमें इस विधेयक के सिलसिले में इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, इसको हिंदू और मुसलमानों के बीच की बात की गई। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा जब ये दोनों सदनों से पास हो गया तो पाकिस्तान का क्या रुख रहा। आखिर क्या वजह है कि भारत की विपक्षी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, ठीक उसी लाइन का विरोध पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की सरकार कर रही है? तो इन तमाम सवालों को विस्तार से जानेंगे अपने विशेष मेहमानों से। वक्त हो चला है, 8 बज चुका है। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की खास खबरें क्या हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक पर पीएम ने पूर्वोत्तर के लोगों को दिया भरोसा, कहा उनकी भाषा, रहन सहन और संस्कृति पर नहीं आएगी आंच। कांग्रेस पर लगाया उत्तर पूर्व में भ्रम फैलाने का आरोप, कहा वो लगा रही है आरोप। असम के मुख्यमंत्री ने भी दिया लोगों को भरोसा, कहा उनके हित पूरी तरह से संरक्षित, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पूर्वोत्तर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन, विदेश मंत्रालय ने सीएबी को बताया आंतरिक मामला। झारखंड में पूरा हुआ तीसरे चरण का मतदान, 62% से ज्यादा पड़े वोट, 8 जिलों की 17 सीटों पर शांतिपूर्ण रहा मतदान। झारखंड में बाकी 2 चरणों के लिए गरमाया प्रचार, पीएम ने की धनबाद में रैली, कहा कांग्रेस ने झारखंड को सिर्फ धूल, धुआं और धोखा दिया, उनकी सरकार राष्ट्रीय हित में करती है काम। राहुल गांधी ने भी की रैलियां, जेएमएम और जेवीएमपी का भी प्रचार जोरों पर। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले के खिलाफ दायर सभी 19 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा मामले में दोबारा सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच का दिया आदेश। पूर्व न्यायाधीश सिरपुकर होंगे आयोग के अध्यक्ष, 6 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन बिल को दी मंजूरी। IFSC बिल भी पास। निजी डेटा संरक्षण बिल को संयुक्त समिति को भेजने का सरकार का प्रस्ताव मंजूर। लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता दूसरा संशोधन बिल पेश। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए मतदान जारी, 650 सीटों के लिए 3322 उम्मीदवार मैदान में। 4 साल में तीसरी बार हो रहे हैं चुनाव। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पास तो हो गया है, लेकिन विधेयक के प्रावधानों का पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में विरोध जारी है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। गुवाहाटी में लगातार हुए प्रदर्शन के बाद शहर के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पूर्वोत्तर के लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति पर आंच नहीं आने दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी राज्य के लोगों को आश्वस्त किया है कि उनके हित पूरी तरह से संरक्षित हैं। बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के साथ ही संसद से इस विधेयक पर मुहर लग गई। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
हालांकि विधेयक के प्रावधानों का पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में विरोध भी हो रहा है। संसद में भी सरकार ने साफ कर दिया कि वो पूर्वोत्तर के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को एक बार फिर उत्तर पूर्व के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति पर आंच नहीं आने दी जाएगी और उनके हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब सभी राज्य इस कानून के दायरे से बाहर है। आसाम सहित नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को मान सम्मान देना, उसे संरक्षण देना, उसे और समृद्ध। Some numbers of people who have been spreading the misinformation of Assam and also to create the situation aggravated. Their language, their political right and also the land right will be well guarded, well protected. इस बीच विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए असम में विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य में स्थिति तनावपूर्ण बनी है और सेना ने फ्लैग मार्च भी किया है। प्रदर्शन के बाद गुवाहाटी में बुधवार रात अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। 4 स्थानों पर सेना के जवानों को तैनात किया गया है, जबकि त्रिपुरा में एहतियातन असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच गुवाहाटी पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को हटा दिया गया है। मुन्ना प्रसाद गुप्ता शहर के नए पुलिस आयुक्त होंगे। कई फ्लाइटें और ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। असम में कर्फ्यू की वजह से गुवाहाटी में असम और सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के चौथे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। वहीं अगरतला में होने वाला रणजी मैच तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। हालांकि असम के बराक घाटी के तमाम इलाकों में पूरी तरह से शांति है और लोग सामान्य जनजीवन जी रहे हैं। सिक्किम तथा पूर्वोत्तर के कई और राज्यों में भी पूरी तरह से शांति बनी हुई है। धनबाद से कुमार आलोक के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। नागरिकता संशोधन विधेयक के बाद पूर्वोत्तर की स्थिति का मसला संसद में भी उठा। पूर्वोत्तर के लोगों के लिए विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं, इसको एक बार फिर सरकार ने दोहराया। विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश के विदेश मंत्री के भारत दौरा रद्द करने से जुड़ी खबरों को गलत बताया। नागरिकता संशोधन विधेयक के बाद पूर्वोत्तर की स्थिति का मसला संसद में भी उठा। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर की स्थिति का मामला उठाया, जिस पर सरकार ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्य विपक्षी दल हिंसा भड़का रहा है। In the wake of citizenship bill that has been passed in both the houses of parliament, the entire northeastern region, barring a few places, are in turmoil. They are creating the violence in the northeast area and Assam area. They are instigating the violence in the northeast area and Assam. I condemn their attitude. पूर्वोत्तर के सांसद भी नए कानून से संतुष्ट हैं और लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी इंडिजिनस कम्युनिटीज है उनका लिंग्विस्टिक, उनके सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल राइट्स 100% प्रोटेक्शन होगा। मैं कहना चाहता हूं असम के लोगों को कि शांति बनाए रखें और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बिल आया इससे कोई असम की कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जैसे कहा गया है कि असम के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने विधेयक में पूर्वोत्तर के लोगों के लिए कई प्रावधान किए हैं। नया कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाले मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अब मणिपुर के क्षेत्रों पर भी ये लागू नहीं होगा। इस बीच विधेयक के पारित होने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री के भारत दौरा रद्द करने से जुड़ी खबरों को भारत ने गलत करार दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि विधेयक पारित होने से यात्रा रद्द होने का कोई संबंध नहीं है और उनकी यात्रा आंतरिक कारणों से रद्द हुई है। हमारे संबंध बहुत ही मजबूत है, प्रगाढ़ है और जैसा दोनों देशों के नेताओं ने बार बार कहा है कि अभी हमारा रिश्ते का जो सोनाली अध्याय है उसके हम बीच में हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इस कैंसिलेशन में इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में अमेरिकी कांग्रेस और अन्य लोगों से संपर्क किया है और उम्मीद है कि वो हमारा रुख समझेंगे। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के बयानों को भी खारिज कर दिया है।
पूर्वोत्तर में भले ही कुछ विरोध हो रहा हो, लेकिन विधेयक पास होने के बाद इन 3 देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता की उम्मीदें जग गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले ये लोग सरकार के फैसले से बेहद खुश हैं। इस बिल के समर्थन में तो पूरा देश खड़ा हुआ है और ये राष्ट्र हित के लिए है। नागरिकता के लिए सर नया बिल जो ला रही है उसमें हम लोगों के लिए जो जल्दी से जल्दी नागरिकता मिलेगी और हमारा भविष्य सुरक्षित हो पाएगा, इससे बहुत खुशी है सर। कुल मिलाकर विधेयक का भले ही थोड़ा बहुत विरोध हो रहा हो, लेकिन करोड़ों शरणार्थियों के लिए ये नया सवेरा लेकर आया है। दिल्ली से अभिषेक झा और धनबाद से कुमार आलोक के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में तो पास हो गया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि लगातार उसको लेकर खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध है? वो विरोध के पीछे के वो सवाल क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। जिन सवालों को लेकर कुछ सवालों की कुछ गूंज वो आपको संसद में भी सुनाई दी होगी। सबसे पहले सवाल जो है कि क्या सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ है? सीएबी पूर्वोत्तर के खिलाफ नहीं है, बल्कि वहां की डेमोग्राफी और संस्कृति के संरक्षण की भूमिका में इस बिल को देखा जा सकता है। नागरिकता लेने वाले शरणार्थी पूर्वोत्तर में नहीं बल्कि देश भर में बसेंगे। इससे पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने वाले घुसपैठियों पर लगाम लगेगी। तो ये किसी भी लिहाज से पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ नहीं है। अगला सवाल, क्या सीएबी असम समझौते के खिलाफ है? लगातार ये कहा जा रहा है कि असम अकॉर्ड के ये खिलाफ है। असम समझौते का भाग 6 समझौते की मूल ताकत है, जो ये कहता है कि जिसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। इससे अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों की अनियंत्रित घुसपैठ पर लगाम लगेगी, जो असम समझौते से पहले के आंदोलनों की सबसे बड़ी वजह रही है। और सीएबी जैसा कानून न होने से असम से घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला जा सका हो पाया था आज तक, जो कि अब मुमकिन होगा। और सवालों की कड़ी में अगला सवाल है, सीएबी से बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ेगी। ये कानून असीमित घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए है और बहुत एक तरह से कह सकते हैं, जब हम शरणार्थी और घुसपैठियों की बात करते हैं तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आर्थिक कारणों से आने वाले किसी भी धर्म के नागरिकों को इसके तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। सीएबी के तहत नागरिकता का मूल कारण धार्मिक उत्पीड़न है। सीएबी में दिसंबर 2014 की समय सीमा है। अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होने पर देश में बांग्लादेशियों की जनसंख्या भी कम होगी। हम सभी जानते हैं कि इसके बाद जब एनआरसी की प्रक्रिया होगी तो उस प्रक्रिया में भी एक तरह से ये छटनी होगी। अगला सवाल, क्या सीएबी की आड़ में धार्मिक भेदभाव होगा? इस सवाल को भी उठाया जा रहा है। सीएबी को एक सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी की है। सीएबी का आधार धार्मिक भेदभाव नहीं है। भारत के नागरिकों की नागरिकता या अधिकारों पर लागू नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। अगला सवाल, क्या सीएबी संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है? क्योंकि लगातार ये बात की जा रही है कि आर्टिकल 14 के खिलाफ है ये विधेयक। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 समानता स्थापित करने की बात करता है, पीड़ित और उत्पीड़क में फर्क करने से नहीं रोकता। क्या सीएबी के प्रावधानों में नेपाल, श्रीलंका जैसे देश क्यों नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब इस विधेयक में है कि श्रीलंका में जब तमिल हिंदुओं की प्रताड़ना हुई तो उनको नागरिकता दी गई थी। और अगर बात नेपाल की जाए तो नेपाल में धार्मिक आधार पर अत्याचार कोई मुद्दा नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है कि नेपाल और श्रीलंका से क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। क्या सीएबी और एनआरसी एक दूसरे से जुड़े हैं? लगातार ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है और इन तमाम सवालों को लेकर जो जवाब हम आपके सामने रख रहे हैं वो भी इसीलिए कि जो सीएबी को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है या कम जानकारी जिनको है वो इन सवालों पे इस जानकारी को समझें कि उसके मूल में है क्या। सीएबी एनआरसी से अलग प्रक्रिया है जिसके जरिए धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित लोगों को नागरिकता मिलेगी। सीएबी का उद्देश्य गैर नागरिकों की पहचान नहीं बल्कि शरणार्थियों को उनके अधिकार देना है। वहीं दूसरी तरफ एनआरसी देश के नागरिकों का रजिस्टर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क सीएबी और एनआरसी है। सीएबी से असम में हुई एनआरसी प्रक्रिया की खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी। पूर्वोत्तर के लोगों के हितों का संरक्षण,
सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। ये बहुत साफ आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने भी अपनी झारखंड की एक चुनावी रैली से एक बार फिर इस बात को दोहराया है। ये इलाके संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं, इसलिए इन तमाम राज्यों को ये इस पूरे एक तरह से नागरिकता संशोधन विधेयक के दायरे में नहीं आते। इनर लाइन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को मिलेगी छूट। ये बहुत ही प्रमुखता से इस विधेयक में शामिल किया गया है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर इनर लाइन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपने देखा कि वो जो कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, जो एक भ्रम की स्थिति भी पैदा की जा रही है, कम जानकारी होने की वजह से भी कुछ सवाल जो लोगों के बीच में हैं, और इसी भ्रम की स्थिति को और ये ज्यादा न फैले इसलिए एहतियात कदम के तौर पे तमाम राज्यों में पूर्वोत्तर के इंटरनेट को रोका गया है कुछ समय के लिए, तकरीबन 48 घंटे के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे जो तमाम सवाल किए गए हैं, इन सवालों को लेकर क्यों भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, और साथ ही साथ क्या इन सवालों से कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के लोगों के हितों को किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं, इस पे भी तफ्तीश से बात करेंगे अपने विशेष मेहमानों से। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत विस्तार से आपको बताया कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसके पीछे क्या सवाल हैं, उसको विस्तार से बताया। आज हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारा विशेष है नागरिकता संशोधन विधेयक, भ्रम और हकीकत। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ संविधान से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ हैं, डीके दुबे साहब हैं। दुबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी हैं, पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुहुल लस्कर, संवाददाता हैं, सिलचर असम से हमारे साथ जुड़ेंगे वहां से वहां की स्थिति के बारे में बताने के लिए। लेकिन उससे पहले हम स्टूडियो का ही रुख करते हैं। और सुबिमल, आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये जो लगातार हम विरोध देख रहे हैं, हमने सांसदों का एक विरोध देखा, लेकिन उसके बावजूद संसद में ये विधेयक पास हुआ है। उसके बाद इस समय जो नॉर्थ ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? देखिए, जब से ये विधेयक लोकसभा में भी लाया गया तभी से वहाँ की एजिटेशन बढ़ते गए और कल से ये बहुत ज़्यादा चले गए। इनफैक्ट ये हिंसा की तरफ चले गए और मुझे बड़ी दुख लग रही है कि अपने उत्तर पूर्व के भाइयों और बहनों सड़क में आए हैं और इस गति में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जबकि इनकी जितने आशंकाएं हैं, गृह मंत्री जी ने भी शुरुआत में इसको दूर करने की कोशिश की, बताए सब पहलू कि विधेयक में इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी संस्कृति की या इनकी जो जाति माती भेटी असम में बताया जाता है, इसकी जितने कुछ पहलू है वो बिल्कुल ध्यान में रखा गया। अब बात है कि ये जितने भाई बहनें सड़क में है, इनको समझ में आना चाहिए। पहले तो इनके साथ समझ देना चाहिए कि ये इस बिल को एब्जॉर्व करे। और मैं यही अपील करूंगा कि ये अपनी वायलेंस की से दूर हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी असम के आज आपने देखे कि इनसे रिक्वेस्ट किया और इनको समझना चाहिए कि ये जो क्लॉज 6 की कमेटी असम एकॉर्ड की, जो इसी सरकार ने इम्प्लीमेंट करने की दिशा में बड़े कदम उठाए, जिसमें हमारे आसू की सदस्य भी है, इसको मौका देना चाहिए कि अपना काम कंप्लीट करे। क्योंकि
इसी से इलेक्टोरल सीट्स में आपकी व्यवसाय वाणिज्य में और सामाजिक और सांस्कृतिक माहौलों में भी आरक्षण रहेगा। तो मुझे तो लगता नहीं कि उसी तरह का वो है कि इतनी हिंसा की तरफ ये भाई लोग चले, तो इनको समझना पड़ेगा। लेकिन ये जानना भी तो बहुत जरूरी है ना, वो कारण क्या है जो तर्क दिए जा रहे हैं। उन तर्कों पर तो हम दुबे साहब से बात करेंगे कि संविधान की जो तमाम धाराओं के आर्टिकल 14 का उल्लंघन की बात कर रहे हैं, लेकिन इनर लाइन परमिट को लेकर जो संदेह है, इस संदेह का आधार क्या है? देखिए, इनर लाइन परमिट और 6 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये दोनों के माध्यम से लगभग हर राज्य की जो बातें आती है उसको देखा गया। लेकिन असम के कुछ अंश अब रह जाते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र वैली है, बराक वैली है, ये दोनों वैली अब ये दोनों इनर लाइन परमिट या 6 शेड्यूल के माध्यम में नहीं आते। लेकिन जब क्लॉज 6 की कामकाज होंगे और उनमें भी जो आरक्षण आया, तो ब्रह्मपुत्र वैली की लगभग सारे जगह इसमें शामिल हो जाएंगे। तो मुझे तो लगता नहीं कि इस वक्त इसमें इतना इस कदम में आपकी प्रोटेस्ट की कोई ज़रूरत है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देखा गया है कि ये जितने लोग, ये तो कुछ लोग बता रहे हैं स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कुछ लोग साजिश के हिसाब से कर रहे हैं, और देखा गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद जिनको इन्फिल्ट्रेटर माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ भी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी इसको देखना चाहिए की जरूरत है इस समय। ठीक, इस पर आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले इस बीच त्रिपुरा से आए एक प्रतिनिधि मंडल जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ने गृह मंत्री अमित शाह से आज नई दिल्ली में मुलाकात की और नागरिकता बिल पर विस्तार से चर्चा की। नागरिकता बिल पर गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। Today we were called by the Honorable Home Minister to discuss the issue on the Citizenship Amendment Bill. The committee, along with the committee member, 10 of us came and we met with the Honorable Minister. And Honorable Minister, we have placed all our demand and all our issue, and he has listened patiently, and he also has addressed that he will think and he will see what can be done, and he has a sympathy towards the indigenous people of Tripura, and also he also had extend the sympathy and greeting from the Honorable Prime Minister, and also he had also introduced us the Honorable Minister of State to further have a communications and to discuss the issue. And Honorable Home Minister also had requested us to go back again and think about what solution can be brought together collectively. So we also had assured that we'll go back to the state, then we'll discuss with our people, then we will come with all the solutions, all the point that what we wanted to implement by the central government. And for their reasons, we had a good meeting, and we also appeal to all our indigenous people to bring the peace and harmony in the state. And we have also stated yesterday, after having a joint press conference with Honorable Chief Minister, and we also had appealed our peoples that even if the other community attack us, we will still resist and we will show our peaceful, that which we always love and which we always practice. So once again, we also heard that there are so many incidents happening in Tripura, and once again we appeal to all our peoples that to maintain the peace and the harmony in the state. जी हाँ, तो हमने अभी ये देखा कि इस बीच त्रिपुरा से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ने गृहमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ली और अपील भी की है लोगों से शांति बनाए रखने की। एक बार रुक करते हैं सिलचर का, जहां पर हमारे संवाददाता रुहुल लस्कर मौजूद हैं। रुहुल, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा हालात एक तरह से कह सकते हैं कि असम में ही इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन के देखे जा रहे हैं। इस समय क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? रितु जी, कैब का विरोध ब्रह्मपुत्र वैली में आकर थोड़ा कुछ है, लेकिन इस इशू को लेकर
बोराक घाटी का सेंटर या बोराक घाटी में की परिस्थिति बिल्कुल शांत है। जी रोहुल, जिस तरह से हमने देखा है कि कुछ इलाकों में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट को रोका गया है, इसके किस तरह के असर दिखाई दे रहे हैं और क्या दिख रहा है कि अब स्थिति कितनी नियंत्रण में है कि ये तमाम चीजें और फिर बहाल भी हो जाएं कितनी देर में? रितु जी देखिए, ये आसाम का नॉर्थ ईस्ट का जो ब्रह्मपुत्र वैली और बोराक वैली है, ब्रह्मपुत्र वैली का परिस्थिति नियंत्रण में नहीं है, जैसे इधर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन बोराक वैली का जो है 3 डिस्ट्रिक्ट है, कसार, करीमगंज और हाइलाकांडी, इसका सिचुएशन थोड़ा अलग है, थोड़ा इधर थोड़ा शांति है, जैसे ज्यादातर लोगों का बीच खुशी का माहौल दिखाई जा रहा है। जी रोहुल, हमने ये भी देखा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बोराक घाटी में आपने कहा कि वहां पर माहौल या वहां पर स्थितियां काफी बेहतर हैं, और जहां आप गुवाहाटी की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, वहां आपका कहना है कि कुछ स्थितियां खराब हैं। तो लोगों में किस तरह का उत्साह भी है इस विधेयक के पास होने से, क्योंकि एक लंबी मांग भी रही है शरणार्थियों को नागरिकता देने की? ज्यादातर लोगों का बीच खुशी का माहौल है। जी बहुत जी हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों का बीच थोड़ा नाराजगी दिखाई जा रहा है जी, और इसके लिए फिर भी पुलिस प्रशासन और आर्मी भी जगह जगह पे मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहुल अभी तक की जानकारी के लिए। एक बार फिर हम रुक करते हैं अपने स्टूडियो का, यहाँ 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस पर आगे तो चर्चा करेंगे ही सुविमल आपसे, लेकिन उससे पहले एक बार आपसे जानना चाहेंगे दुबे साहब, आखिर क्या वजह है आर्टिकल 14 को लेकर इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है? ये संसद में कई बार गृह मंत्री ने इस बात पे काफी विस्तार से बताया है कि आर्टिकल 14 का किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं है, फिर भी वो क्या गुंजाइश है कि एक भ्रम की स्थिति भी पैदा की जा सक रही है इस आर्टिकल को लेकर? देखिए, ये जो जितना भी चल रहा है ना, इसमें जो मेन रोल, जैसा अभी आप कह रहे थे कि मेन रोल जो प्ले करने वाले लोग हैं वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। इन्फिल्ट्रेटर्स जो आ चुके हैं, अब उनको ये दिखाई दे रहा है कि उनको बाहर जाना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिक्स और इन्फिल्ट्रेटर अपनी प्राण बचाने के लिए, जान बचाने के लिए, ये दोनों मिलकर ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। आर्टिकल 14 का कहीं से कोई उल्लंघन इसमें होता नहीं दिखता, क्योंकि आर्टिकल 14 खुद में क्लासिफिकेशन की बात करता है, और जब क्लासिफिकेशन की बात करता है, उस क्लासिफिकेशन के बेस पे ही हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं, हम फिजिकल डिसेबल्ड को आरक्षण देते हैं, हम SC ST को आरक्षण देते हैं, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी संरक्षण देते हैं। आर्टिकल 14 का अगर उल्लंघन होता तो ये सारे के सारे जो प्रावधान हैं, ये प्रावधान कैसे हो पाते? इसलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, उसमें एक चीज मूल में जाने की जरूरत है। भारत में 1920 में पासपोर्ट एक्ट आया। पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 3 में इन जो आज हमने एग्जम्पशन दिया है, उस समय भी पासपोर्ट से एग्जम्पशन दिया गया था, और 1920 में जिस को एग्जम्पशन दिया गया है उनको ही हमने इस यहाँ पर नागरिकता दी है। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि ये सिलसिला आज से नहीं, 1920 से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। बस कारण ये हो सकता है अभी, क्योंकि इस जो 2 कंट्री बने उस समय, टू डोमिनियन थ्योरी आई, उसमें हमने एक रिलीजन को मेजोरिटी पर वहां पर स्थान दे दिया। उस रिलीजन की एट्रोसिटीज की वजह से ये लोग आ रहे हैं, और उस समय भी ऐसा था, ऐसा नहीं है 1920 में ऐसा नहीं था, 1920 में भी ऐसा था कि इन एरियो में लोगों को परेशान किया जा रहा था। और उस समय भी भारत सरकार उस समय क्या होती थी, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया ने भी पासपोर्ट एक्ट में सेक्शन 3 में एग्जम्पशन दिया था। अभी दिया गया कोई नया काम नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना उस समय भी ऐसे प्रावधान रखे गए थे। और सिटीजनशिप एक्ट तो बाद में आया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिनमें सिटीजनशिप को डील किया गया है, वो तो पहले ही आ चुके थे ना, उन पर विस्तृत चर्चा हुई, उन चर्चाओं पर भी इन बातों पर डिस्कशन हुआ था। इसलिए आज जो आर्टिकल 14 के उल्लंघन की बात की जा रही है, मुझे लगता है निराधार है, और सिर्फ ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स, जैसे आपने कल की अगर बहस सुनी होगी, तो एक पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि साहब इससे नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा, यानी कि वो संसद के अंदर से ये हिंट दे रहे थे अपनी पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा, सुबह नॉर्थ ईस्ट तुमको जलाना है। तुमको जलाने के लिए आदमी कौन चाहिए, व्यक्ति चाहिए, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको तो ये करना ही था, और पॉलिटिकल पार्टी ने संरक्षण दिया, इसलिए ये सारा ड्रामा है। बाकी इसमें कोई बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल जान नहीं है।
एक और बात दुबे साहब, धार्मिक आधार इसका होगा और धार्मिक आधार पर भेदभाव होगा इस विधेयक के जरिए, इस सवाल को भी बहुत ज्यादा लोगों के बीच लेके जाया जा रहा है, चाहे वो संगठन हो, राजनीतिक पार्टियां हो, जिनका भी जो भी इस सवाल को लेके जा रहे हैं, इसमें भी एक भ्रम की स्थिति जरूर पैदा हो रही है लोगों के बीच में। आप मुझे बता दीजिए कि 1947 में जब टू नेशन थ्योरी आई तो किस आधार पर आई थी? वो तो धार्मिक आधार पर ही आप लेकर आए थे। मजहब के आधार पर, ठीक है, आपने मजहब के आधार भारत का पर बंटवारा एक देश बना दिया, उसके बाद में 2 देश बने। आप अगर ये कहते हो कि और ये काम कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, या यूं कहें कि नेहरू और मुस्लिम लीग उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उस समय जो सत्ता में थे, उन्होंने इसको संरक्षण दिया और इसको होने दिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस समय ये कहते हैं कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी अगर वहां से आएगी उसको रोक रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि आप पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना लीजिए ना। क्या समस्या है? जिस आधार पर आपने उनको अलग किया था, वो आधार अगर सही नहीं था तो उसको आप वापस भी बुला सकते हैं ना। तो आप एक बृहत्तर भारत बना दीजिए, कोई समस्या ही नहीं रहेगी मुसलमान की, हिंदू की, या किसी सिख, जैन और बाकी कम्युनिटीज की। जिसलिए आपने एक देश बनाया, वहां पर जो माइनॉरिटी बची, उस माइनॉरिटी के साथ जो गलत हुआ उसकी जिम्मेवारी किसकी है, मुझे ये बताइए ना। अगर वो 1947 में भारत आ गए होते तो क्या होता? तो आज वो भारत के सिटीजन होते कि नहीं होते? रुके क्यों? क्योंकि नेहरू लियाकत समझौता हो गया, और नेहरू लियाकत समझौते के तहत उस समय जो लोग आ रहे थे वो भी रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आश्वासन दिया गया कि नहीं तुमको संरक्षण दिया जाएगा। वो जो रुक गए उनके साथ इतनी जो यातनाएं हुई, आज क्या भारत सरकार को 1947 के बाद आज उनको संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है? वो तो वो लोग हैं, ये बिल जो है उन लोगों को संरक्षण दे रहा है, उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है जिनको 1947 में आ जाना चाहिए था और नहीं आ पाए, इसलिए ये परिस्थिति वहां पर क्रिएट हुई। सुबीमल, नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ लेफ्ट पार्टियां 19 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगी। आज कांग्रेस के राहुल गांधी का कहना है कि दिल्ली चुनाव में हम इस मसले को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। तो क्या विपक्षी पार्टियों को, वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, तमाम और पार्टियां, अभी तक उन्हें जो मुद्दा नहीं मिल रहा था, क्या वो इस मसले को एक मुद्दे के तौर पर बनाने की कोशिश में हैं, जो कि एक तरह से जो प्रदर्शन और उग्र होता नॉर्थ ईस्ट हमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे का यहाँ कितना प्रभाव रहेगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोगों को पता है कि हम संशोधन ये किस लिए लाए, इसीलिए लाए जो प्रताड़ित हुए उन दोषों में। और दुबे साहब जैसे अभी तक बताया, अगर आप देखें आसाम में 1971 तक, जब तक बांग्लादेश हुए, तब तक जो लोग थे हर धर्म के लोग को ले, इवन मुसलमान को भी लिया गया है, जिनको इंडियन सिटीजनशिप दिया गया है। तो अब इसके बाद जहां वहां प्रताड़ना चलता रहा और ये लोग आए, इनको दिया जा रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं कि ये मुद्दा यहाँ पे किसी भी कारण कोई मानेगा। जी, एक भ्रम की स्थिति और 1971 को एक तरह से समय सीमा रखा गया है असम अकॉर्ड में, और इसमें जब 2014 की बात करी जा रही है, तो इससे किस तरह का भ्रम पैदा हो रहा है जिसका एक तरह से फायदा उठा रही है राजनीतिक पार्टियां लोगों को भ्रम फैलाने में? देखिए, 2014 31 दिसंबर का जब से कट ऑफ डेट आता है, इसके बाद कोई नए शरणार्थी भी आ नहीं पा रहे जिसको हम सिटीजनशिप देंगे। तो एक कट ऑफ डेट है, उसी से ये मसला वही खत्म है। अब जो आए, जो रह रहे, जैसे प्रधानमंत्री ने आज झारखंड में भी बताया, जो रह रहे इनको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सिटीजनशिप दिया जा रहा है, उसमें क्या गलतियां है? वो तो बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और चर्चा करने का, क्योंकि तमाम वो ऐसे पहलू हैं, वो ऐसे बिंदु हैं जिन्हें लेकर लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लगातार प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री, उनका ये कहना है, गृहमंत्री अमित शाह का ये कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के हितों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस बीच त्रिपुरा से आए एक प्रतिनिधिमंडल ज्वाइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल गृहमंत्री अमित शाह से आज शाम नई दिल्ली में मुलाकात की और नागरिकता बिल पर विस्तार से चर्चा की। नागरिकता बिल पर गृहमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। Today we were called by the Honorable Home Minister to discuss the issue on the Citizenship Amendment Bill. The committee, along with the committee member, 10 of us came and we met with the Honorable Minister. And Honorable Minister, we have placed all our demand and all our issue, and he has listened patiently, and he also has addressed that he will think and he will see
what can be done, and he has a sympathy towards the indigenous people of Tripura, and also he also had extend the sympathy and greeting from the Honorable Prime Minister, and also he had also introduced us the Honorable Minister of State to further have a communications and to discuss the issue. And Honorable Home Minister also had requested us to go back again and think about what solution can be brought together collectively. So we also had assured that we'll go back to the state, then we'll discuss with our people, then we will come with all the solutions, all the points that what we wanted to implement by the central government. And for their reasons, we had a good meeting, and we also appeal to all our indigenous people to bring the peace and harmony in the state. And we have also stated yesterday, after having a joint press conference with Honorable Chief Minister, and we also had appealed our people that even if the other community attack us, we will still resist and will show our peaceful, that which we always love and which we always practice. So once again, we also heard that there are so many incidents happening in Tripura, and once again we appeal to all our peoples that to maintain the peace and the harmony in the state. Various problems are coming up now. So we thought there should be some kind of issue in which we can come together so that we are protected in our government job, in our existence, in our population, and our territorial areas also. This is what we have been discussing. We have been able to rely our mindset and our feeling to our Honorable Home Minister and our Minister of State for Home also. So we have been assured that whatsoever is possible from their end, they will surely try to launch and do some constitutionally also. And we are given hope. So whenever it is possible, we'll go back and sit together with our political parties, friends, and come back again with the proposal which can be, I think, resolved. And otherwise, though, that will be very problem. It will continue also. So we don't like to continue violence also. We don't like to live under violence also. We are thankful once again for the Home Minister and Minister of State Home, both of them, and we hope that they will attend to our request and our issue very seriously. सुबह से ही खबरें आ रही हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में कल राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पास होने के बाद से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी खबरें आ रही हैं। उसी बीच में ये खबर भी बहुत अहम हो जाती है जब त्रिपुरा से आए एक प्रतिनिधिमंडल जो जॉइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इसने गृह मंत्री से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो संतुष्ट हुए और उन्होंने अनिश्चितकालीन अपनी हड़ताल वापस ली। साथ ही साथ तमाम उन संगठनों से, उन छात्र संगठनों से अपील भी की है कि वो भी पूर्वोत्तर राज्यों में शांति कायम करें। हम जानते हैं कि इस बिल को संसद में लाने से पहले एक लंबी प्रक्रिया के तहत गृह मंत्री ने तमाम पूर्वोत्तर राज्यों के संगठनों, मुख्यमंत्रियों से एक लंबी बातचीत की थी, जिसका असर ये दिखाई दिया था कि राज्यसभा में भी जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो पूर्वोत्तर राज्यों के सांसदों ने इसकी सराहना की थी, इस बिल के आने की, और इसकी जरूरत पे उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत बहुत पहले से थी। तो ये एक असर संसद में दिखाई दिया था। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि कुछ संगठनों ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, जिसको लगातार दूर करने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर झारखंड में अपनी चुनावी रैली से पूर्वोत्तर राज्यों को एक संदेश दिया और आश्वस्त किया कि उनके तमाम हितों का संरक्षण होगा, उनके किसी भी तरह के वेशभूषा, परंपरा, संस्कृति को कोई नुकसान नागरिकता संशोधन विधेयक से नहीं होने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ नाइट। नमस्कार बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा। मिल गया हमें डोनेशन। ये
ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दाम। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ, यहाँ बंद हुआ नल, वहाँ बदला देखो कल, घर के कारपूल, हवा में घुली मुस्कान, प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाई जीवों की जान। कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम, कुछ हरे भरे। समझ गए? हाँ, समझ गया सर, अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। चाचा एक चाय पिलाना। सूखा हो या आंधी तूफान, ये विजय हमेशा इतना खुशहाली में कैसे रहता है? किसी रिश्तेदार से मदद ली होगी। हाँ रिश्तेदार नहीं, बैंक से रिश्ता काम आया। मतलब? बताता हूँ। देखो, हमेशा बैंक लोन समय पर चुकाने के कारण इलाके को आपदाग्रस्त घोषित किए जाने पर कुछ नियमों के साथ बैंक ने मेरी लोन की शर्तों को आसान बनाया। बस। अरे वाह, बैंक से रिश्ता है तो बड़े काम का। आरबीआई कहता है, जानकार किसान समृद्ध किसान। और अब बात झारखंड की। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। इस चरण में अधिकतर गैर आदिवासी शहरी इलाकों की 17 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। अब चौथे चरण में 16 दिसंबर को और पांचवें चरण में 20 दिसंबर को राज्य में मतदान होगा। लोकतंत्र के महापर्व की ये 4 तस्वीरें चुनावों में लोगों की भागीदारी की कहानी बयां कर रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान का तीसरा चरण गुरुवार को संपन्न हो गया। इस चरण में अधिकतर गैर आदिवासी शहरी इलाकों की 17 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में 56 लाख से अधिक मतदाताओं ने 309 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। तीसरे चरण में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। इन 17 विधानसभा क्षेत्रों का जो औसत मतदान प्रतिशत है वह 62.35% रहा। पूरी मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से बिना एक भी अप्रिय घटना के संपादित हुई है। मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिखी। खासतौर पर महिलाओं और युवा मतदाताओं में खासा उत्साह रहा। आज मुझे वोट देके बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं फर्स्ट वोटर बना और युवा से चाहता हूं कि वो भी पहले आए और पहले वोट करें क्योंकि युवा का ये देश बनना चाहिए। वोट दे, हम अच्छा ही लग रहा है। वोट देने में बहुत दिन से आते हैं। सबको वोट देना चाहिए, जिसको अधिकार है वोट का उसी का वोट देना चाहिए। मतदान के दौरान सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी वोटर को वोट देने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 100% कवरेज दिया गया है फोर्स का। सभी जो बूथ्स पे फोर्सेस गई हैं उनको कनेक्टिविटी दी गई है कि वो हर घंटे हमें स्थिति से अवगत कराते रहें। यदि कहीं कोई समस्या है तो उसके लिए हमारे पास विशेष क्यूआरटीज भी सभी थाना प्रभारियों के पास है। चुनाव के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने भी खास इंतजाम किए थे। रांची में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए आदर्श बूथ बनाए गए। लोकतंत्र के इस महापर्व की तैयारी भी महाजश्न की तरह की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि किस तरह से बैलून से इस बूथ को सजाया गया है। ये एक आदर्श बूथ बनाया गया है। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है, तो मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद वो जो एक खुशी का भाव होता है वो व्यक्त कर रहे हैं। आम लोगों के अलावा तमाम वीआईपी मतदाता भी मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शामिल रहे। कुल मिलाकर तीसरे चरण का चुनाव अब खत्म हो गया है और अब चौथे चरण में 16 दिसंबर को और पांचवें चरण में 20 दिसंबर को राज्य में मतदान होगा। रांची से दिवाकर और हजारीबाग से अभिषेक सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीजी न्यूज। झारखंड में बाकी 2 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है।
पीएम मोदी ने आज धनबाद में रैली की और कहा कि कांग्रेस ने झारखंड को सिर्फ धूल, धुआं और धोखा दिया है। उनकी सरकार राष्ट्रहित में काम करती है। राहुल गांधी ने भी की रैलियां, तो वहीं जेएमएम और जेवीएमपी का भी प्रचार जोरों पर है। गुरुवार को झारखंड में एक ओर जहां तीसरे चरण का मतदान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर बाकी चरणों के लिए प्रचार का काम जोरों पर था। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के सियासी समर में उतरे और धनबाद में रैली की। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने झारखंड को सिर्फ धूल, धुआं और धोखा दिया है, जबकि उनकी सरकार राष्ट्रहित को ही सामने रखकर काम करती है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अगर धनबाद को, देवघर को, झारखंड को कुछ दिया है तो क्या दिया है? धूल, धुआं और धोखा। पीएम ने झारखंड के लोगों और विशेषकर धनबाद के लोगों की पेयजल की समस्या की ओर संकेत करते हुए कहा कि साल 2024 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देश में सभी घरों में पेयजल उनकी सरकार पहुंचाएगी। ये उनका संकल्प है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सदा अपनी राजनीति के लिए सोचा है और वो देश के बारे में सोचने में समय लगाती है। 2024 तक देश के हर घर को जल देने का काम करेंगे, ये मैंने आपसे कहा था। हमने सरकार बनते ही इस संकल्प को पूरा करने के लिए जल शक्ति का अलग मंत्रालय बनाया, जल शक्ति के लिए अलग बजट लगाया और इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन भी शुरू हो चुका है। बात कांग्रेस की करें तो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी साहिबगंज और गोड्डा में रैलियां की। राहुल ने पार्टी की ओर से झारखंड की जनता और खासकर किसानों के लिए कई वादे किए। मिलकर, एक साथ होकर झारखंड का किसान, झारखंड का मजदूर, झारखंड के छोटे दुकानदार, युवा, माताएं, बहनें सब एक होकर ये 10-15 उद्योगपतियों की सरकार को हम यहां से हटाएंगे और गरीबों की, कमजोर लोगों की सरकार लाएंगे। जेएमएम और जेवीएमपी की ओर से भी तमाम नेता प्रचार में लगे रहे। गौरतलब है कि झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हो रहा है। 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है, बाकी 2 चरण अभी बाकी हैं। मतगणना 23 दिसंबर को होगी। धनबाद से कुमार आलोक, रांची से दिवाकर के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्यसभा ने IFSC बिल भी पास कर दिया है। वहीं लोकसभा ने निजी डेटा संरक्षण बिल को संयुक्त समिति को भेजने का सरकार का प्रस्ताव मंजूर कर लिया, तो निचले सदन में दिवाला और दिवालियापन संहिता दूसरा संशोधन बिल पेश हुआ। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के जवाब दिए गए। शून्यकाल में कई मुद्दों को सदस्यों ने उठाया। उच्च सदन में चर्चा के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने से जुड़े 126वें संविधान संशोधन बिल को पारित कर दिया है। ये बिल पहले ही लोकसभा में पारित हो गया है। ये आरक्षण 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा था। अब इसे 10 साल के लिए और बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये बार बार कहते हैं कि मोदी जी की सरकार आरक्षण समाप्त करेगी, मोदी जी की सरकार आरक्षण कभी समाप्त नहीं करेगी, ये हम साफ साफ कहना चाहते हैं। दूसरी बात, बार बार कहते हैं कि मोदी जी की सरकार संविधान के साथ तोड़मोड़ करेगी, ये बिल्कुल गलत आरोप लगाते हैं मोदी जी की सरकार पर। जवाब देता हूं तो ये कहते हैं भारत सरकार कभी नहीं ये करेगी। इसके साथ ही IFSC बिल भी राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हुआ। इससे पहले राज्यसभा ने निजी डेटा संरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने की सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समिति बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट संसद को देगी। शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में बीजेपी के GVL नरसिम्हा राव ने मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी हाफिज सईद की सुनवाई पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में किए जाने की मांग की। Hafiz Saeed is the mastermind of 26/11 attacks in Mumbai and
And it is important that such global terrorists are tried not in their home country, because we know Pakistan is actually providing refuge and patronage to such elements. So I hope this House joins me in condemning actions of Pakistan in letting such people go scot-free. दोपहर बाद लोकसभा में फसलों के नुकसान और किसानों पर प्रभाव को लेकर चर्चा का जवाब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए कई कदम उठा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि कम पैदावार के चलते प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। अगर हम देखेंगे तो लगभग 15.8 लाख टन का गैप है। अब ये जो गैप है तो निश्चित रूप से इसके कारण तकलीफ होना स्वाभाविक ही है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो सरकार ने इससे निपटने के लिए एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया और इंपोर्ट करने के लिए भी ऑर्डर दिए। विधायी कामकाज की बात करें तो दोपहर बाद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल चर्चा के बाद पारित किया गया। लोकसभा में विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला और अक्षमता शोधन संहिता दूसरा संशोधन बिल भी पेश किया। यह संशोधन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। Why are we coming here again now? July we came with an amendment. Now I'm coming back again with an amendment because there is a lot of doubt in the mind of small home buyers and others saying, will the whole process be waiting for years? Can we have some clarity and so on? So if we have to bring in clarity, some amendments are required in addition to what we did in July, and therefore I've come back. संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज को लेकर जमकर प्रगति देखने को मिली है। संसद के मौजूदा सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं संविधान पीठ ने खारिज कर दी हैं। इस मामले में दायर 19 पुनर्विचार याचिकाओं पर आज 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चैम्बर में सुनवाई करने के बाद आदेश दिया कि याचिकाओं और इसके साथ दायर किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मामले में दोबारा सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 नवंबर के फैसले में कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के निर्माण को दे दी थी, जबकि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी वाजिब जगह पर देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में निर्मोही अखाड़े के दावों को भी खारिज कर दिया था। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के 4 आरोपियों की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत की जांच अब एक 3 सदस्यीय आयोग करेगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है। तथ्य क्या हैं, हम अटकलें नहीं लगा सकते। मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने जो आयोग गठित किया है उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी.एस. सिरपुरकर करेंगे। आयोग में बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज रेखा बलदोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक डी.आर. कार्तिकेन शामिल हैं। आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करनी होगी। और आइए एक नजर डालते हैं देश के अन्य राज्यों में क्या रही आज बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। शिवसेना के हिस्से में गृह मंत्रालय आया है। इसके अलावा कांग्रेस के हिस्से में उच्च और तकनीकी शिक्षा, वहीं एनसीपी को वित्त मंत्रालय के अलावा ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सामाजिक न्याय मंत्रालय मिला है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उड़ी, पुंछ और हीरानगर में गोलाबारी के बाद आज पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे शाहपुर और किरण सेक्टर इलाके में फिर से गोलाबारी की। भारतीय जवानों ने भी इसका कड़ा जवाब दिया। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली सहित कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। मनाली में मौसम की ये पहली बर्फबारी है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का दौर जारी है। बद्री केदारनाथ में भी आज बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सभी स्कूलों को कल बंद रखा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यहां अनाज मंडी में आग की चपेट में आए कारखाने में बाल श्रमिक काम करते थे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ऑगस्टा वेस्टलैंड धन शोधन मामले में रतुल पुरी को निचली अदालत से मिली जमानत रद्द करने का अनुरोध किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में फंड्स के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामले में रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने शिविंदर सिंह की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। आर्थिक मंदी के मद्देनजर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य सरकार के सभी विभागों से समझदारी से पैसा खर्च करने और आवंटित बजट से अतिरिक्त एक भी रुपया खर्च न करने के लिए कहा है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों के लिए आंध्र प्रदेश विशिष्ट अदालत अधिनियम 2019 नए कानून, आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम और आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2019 का अनुमोदन किया गया। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस की महिला विधायकों ने सीएम जगन मोहन रेड्डी को राखी बांधकर उनका धन्यवाद किया। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के गतिरोध को दूर करने के लिए लगातार जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के तहत ये भी देखा गया है कि आम चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं और इसमें भी एक बड़ा विषय रहा है। 4 साल से कम समय में तीसरी बार ये आम चुनाव हो रहे हैं। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटों के लिए इस साल 3,322 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।